बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। हतमी नतीजे में कुल गैर यकीनियत का तखमीना लगाना। असेसमेंट का मतलब तखमीना या अंदाज़ा है, अनसर्टेनिटी गैर यकीनियत, फाइनल रिजल्ट आखिरी जवाब, हतमी नतीजा यानी जमा तफरीक ज़रब तकसीम करने के बाद जो आखिरी जवाब आता है उसमें कुल गैर यकीनियत निकालना। मैं पढ़ता हूँ, आप जरा समझिएगा। टू असेस द टोटल अनसर्टेनिटी, कुल गैर यकीनियत का तखमीना लगाने के लिए, प्रेजेंट इन एनी कैलकुलेशन, जो कि किसी भी हिसाबी अमल में मौजूद है, किसी भी हिसाबी अमल में जो गैर यकीनियत मौजूद है, तो उस कुल गैर यकीनियत का तखमीना लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इट इज़ नेसेसरी टू फाइंड द लाइकली अनसर्टेनिटीज़, ये ज़रूरी है कि हम एक जैसी गैर यकीनियतें मालूम करें। इन ऑल द फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड, जितनी भी रकमें हैं उस हिसाबी अमल में हिस्सा ले रही हैं, उन सब में एक जैसी गैर यकीनियतें मालूम करें। पूरे फ़िक्रे का मतलब ये बनता है कि किसी भी हिसाबी अमल में कुल गैर यकीनियत का तखमीना लगाने के लिए ये ज़रूरी है कि जितने भी रकमें उस हिसाबी अमल में हिस्सा ले रही हैं, सब में गैर यकीनियत, एक जैसी गैर यकीनियतें मालूम कर लें। एक जैसी गैर यकीनियतें, आगे चलकर आपको समझ आ जाएगी कि लाइकली अनसर्टेनिटीज या एक जैसी गैर यकीनियतों से क्या मुराद है। फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जमा और तफरीक करते हुए, यानी हमारे पास कुछ रकमें हैं, कुछ जमा की हैं, कुछ तफरीक की हैं। जमा तफरीक करने के बाद हमने एक जवाब निकाला है, यानी आखिरी नतीजा निकाला है, आखिरी जवाब निकाला है। उस जवाब में कुल गैर यकीनियत मालूम करना है। तो कैसे मालूम करेंगे, आइए पढ़ते हैं। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड, मुतलक गैर यकीनियतें जमा हो जाती हैं। मुतलक गैर यकीनियत के बारे में पहले बता चुके हैं कि इसका ताल्लुक किसी भी आले के कम तरीन शुमार या शुमार अव्वल के साथ होता है, यानी लीस्ट काउंट के साथ होता है। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड, जो मुतलक गैर यकीनियतें मुख्तलिफ रकमों में जो निकलती हैं उनको जमा कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, वी डिटरमन द डिस्टेंस x बाई मेजरिंग द डिफरेंस बिटवीन टू सेपरेट पोजिशंस x1 एंड x2। वी डिटरमन द डिस्टेंस x, हम x फासला मालूम करते हैं। डिटरमन का मतलब मालूम करना। हम x फासला मालूम करते हैं कैसे? बाई मेजरिंग द डिफरेंस बिटवीन टू सेपरेट पोजिशन, दो अलग अलग पोजिशनों के दरमियान फ़र्क मालूम करके। वो पोजीशनें क्या हैं? x1 और x2। दो पोजीशनें हैं, एक x1 है और एक x2 है। इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क मालूम कर लिया है वो फासले के बराबर होगा। इसका मतलब बड़ी आसान सी बात है कि हम जब भी कोई पैमाइश करना शुरू करते हैं, पैमाइश का जो नुक्ता आगाज़ होता है, जहाँ से पैमाइश की इब्तदा करते हैं, वो नुक्ता x1 है, और जहाँ पैमाइश ख़त्म होती है वो नुक्ता x2 है। तो इन दोनों नुक्तों के दरमियान जो फासला है वो कैसे मालूम करेंगे? x2 मनफी x1, यानी जो आखिरी पैमाइश है उसमें से पहली पैमाइश को तफरीक कर देंगे तो हमारे पास उन दोनों नकात के दरमियान फासला आ जाएगा। तो इस तरह से हमने x फासला मालूम किया है दो पोजीशनों के दरमियान। x1 इज इक्वल टू 10.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। आप नीचे तस्वीर की तरफ देखिए, एक लाइन है और उसका इब्तदाई नुक्ता x1 है और आखिरी नुक्ता x2 है। और इन दोनों नुक्तों के दरमियान, इन दोनों पोजीशनों के दरमियान जो फासला है वो किस तरह मालूम करेंगे? x2 मनफी x1, यानी आखिरी पोजीशन, आखिरी नुक्ते में से, आखिरी नुक्ते की कीमत में से पहले नुक्ते की कीमत को तफरीक कर देंगे तो दोनों के दरमियान फासला x आ जाएगा। तो पहले नुक्ते पर कीमत कितनी है? x1 इज इक्वल टू 10.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। हमने पैमाइश की तो पहले नुक्ते पर जो रीडिंग आई है, जो कीमत आई है, वो 10.5 सेंटीमीटर है और उसमें गैर यकीनियत है 0.1 सेंटीमीटर की, यानी 0.1 सेंटीमीटर का हमें मुगालता लग सकता है। या तो 10.5 से 0.1 सेंटीमीटर कीमत ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। और इसी तरह x2 पर क्या रीडिंग आई? 26.8 जमा नफी 0.1 सेंटीमीटर, ये कीमत है। इसमें भी मुगालता उतना ही है 0.1 सेंटीमीटर का। तो द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स इज, इन दोनों नुक्तों के दरमियान जो फासला है वो कैसे निकलेगा?
x इज इक्वल टू x2 माइनस x1, यानी जो आखिरी पोजीशन पर कीमत है उसमें से पहली पोजीशन पर जो कीमत है उसे तफरीक कर देंगे। तो 26.8 में से 10.5 निकाला तो 16.3 आ गया। और हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो गैर यकीनियतें आती हैं मुख्तलिफ रकमों में जमा और तफरीक करते हुए उनको जमा कर दिया जाता है। पहली पैमाइश में इब्तदाई नुक्ते पर जो पैमाइश थी उसमें गैर यकीनियत थी जमा नफी 0.1 सेंटीमीटर, और दूसरे पर भी इतनी ही थी। इन दोनों को जमा किया तो आया 0.2 सेंटीमीटर, यानी आखिरी जवाब हतमी जवाब तो आया 16.3 जमा नफी 0.2 सेंटीमीटर। 16.3 तो दो नुक्तों के दरमियान, दो पोजीशनों के दरमियान फासला है, और 0.2 सेंटीमीटर कुल गैर यकीनियत आ गई है, और यही हम निकालना चाहते थे। फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ज़रब और तकसीम के लिए, यानी ज़रब और तकसीम के अमल के लिए गैर यकीनी कैफियतों को किस तरह से लिखना है। कुछ रकमें ज़रब हो रही हैं, कुछ तकसीम हो रही हैं, और आखिर में एक जवाब आ रहा है। उस जवाब में कुल गैर यकीनियत कैसे मालूम हो जाएगी। तो आइए पढ़ते हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड, फीसद गैर यकीनियतें जमा हो जाती हैं इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ज़रब और तकसीम में। जो रकमें ज़रब और तकसीम होती हैं उसमें फ़ीसद गैर यकीनियतें जमा हो जाती हैं आखिर में। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर इन ओहम्स लॉ, ओहम के कानून में, ओहम का कानून आप जानते हैं V इज इक्वल टू IR, या वोल्टेज बराह रास्त मुतनासिब है करंट के बशर्ते के मुज़ाहमत एक जैसी रहे। तो इस कानून में जो इन ओहम्स लॉ द अनसर्टेनिटीज इन वोल्टेज, इस कानून में जो वोल्टेज में गैर यकीनियतें हैं, करंट आई और करंट आई में जो गैर यकीनियतें हैं ये मालूम की जाती हैं। देन इन रेजिस्टेंस आर, और तब मुज़ाहमत आर में। हम जानते हैं कि ओहम के कानून को आर बराबर वी बटे आई भी लिख सकते हैं। वी बराबर आई आर है ना, तो आर बराबर वी बटे आई भी लिख सकते हैं। तो जब वी में गैर यकीनियत निकल आई, आई में गैर यकीनियत निकल आई, तो उसके बाद फिर कीमतें दर्ज करके फार्मूले में आर में से गैर यकीनियत निकाल ली जाएगी। तो देन इन रेजिस्टेंस आर इज फाउंड एज फॉलोज, तो तब मुज़ाहमत आर में गैर यकीनियत मालूम कर ली जाएगी इस तरह से, मंदरजा झैल तरीके की मदद से। तो V बराबर हो गया 5.2 जमा नफी 0.1 वोल्ट। जब हमने वोल्ट मीटर से वोल्टेज मालूम की तो वोल्टेज है 5.2 वोल्ट, और 0.1 उसमें मुतलक गैर यकीनियत है। मुतलक गैर यकीनियत आपको पता है लीस्ट काउंट या कम तरीन शुमार के बराबर होती है। इसका मतलब यानी जो वोल्ट मीटर है वो कम से कम जो पैमाइश कर सकता है 0.1 वोल्ट की कर सकता है, 0.1 वोल्ट की कर सकता है। तो V बराबर 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट्स। तो 0.1 इसमें गैर यकीनियत है, मुतलक गैर यकीनियत है। 0.1 वोल्ट ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। और इसी तरह करंट में गैर यकीनियत कितनी है? करंट की कीमत है I इज इक्वल टू 0.84 एम्पियर, 0.84 एम्पियर तो करंट की कीमत है, और इसमें गैर यकीनियत है 0.05 एम्पियर, यानी 0.05 एम्पियर की करंट की कीमत ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो ये दोनों में मुतलक गैर यकीनियतें हमने लिख ली हैं। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। द परसेंटेज अनसर्टेनिटी फॉर V इज इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाई 5.2। पिछली स्लाइड में जो हमने पढ़ी थी वो मुतलक गैर यकीनियत थी, और मुतलक गैर यकीनियत का ताल्लुक लीस्ट काउंट के साथ होता है, कम तरीन शुमार के साथ होता है। और यहाँ पे मुतलक गैर यकीनियत से फ़ीसद गैर यकीनियत निकालनी है, और आप जानते हैं कि मुतलक गैर यकीनियत बटे कुल कीमत किसी चीज़ की, ये फ़ीसद गैर यकीनियत इससे आ जाती है। द परसेंटेज अनसर्टेनिटी फॉर V इज इक्वल टू, जो फ़ीसद गैर यकीनियत वोल्टेज के लिए वो कितनी है, इज इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाई 5.1। 0.1 मुतलक गैर यकीनियत है या लीस्ट काउंट है, और 5.2 वोल्टेज की कुल कीमत थी जो पिछली स्लाइड में हमने देखी थी, और 0.1 को 5.2 से तकसीम किया और 100 से ज़रब 100 से तकसीम किया, जैसा कि पहले हम कर चुके हैं। तो ये बराबर आया अबाउट 2%, ये 2% गैर यकीनियत निकल आई।
और इसी तरह I इज इक्वल टू 0.05 डिवाइडेड बाई 0.84। 0.05 तो लीस्ट काउंट है एमीटर का, और 0.84 एम्पेयर ये कुल कीमत आ गई है। तो लीस्ट काउंट को कुल कीमत से तकसीम कर दिया, 100 से ज़रब 100 से तकसीम, तो ये कीमत आई जो फ़ीसद गैर यकीनियत है ये 6% के करीब आई, अबाउट 6%। तो अब क्या करेंगे, पहले वोल्टेज में निकली 2% और करंट में निकली 6%, तो जो आखिर जवाब निकलेगा उसमें कुल गैर यकीनियत कितनी आ जाएगी, हमें पता है कि जमा कर देते हैं, तो उसमें 8% आ जाएगी। हेंस द टोटल अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ आर, आर में मुज़ाहमत में कुल गैर यकीनियत कितनी होगी, इज 8%। मुज़ाहमत निकालनी है ना V और I की मदद से, R इज इक्वल टू V/I होता है। तो इस फार्मूले की मदद से हमने आखिर में जो जवाब निकालना है वो दरअसल मुज़ाहमत की कीमत निकालनी है, रेजिस्टेंस निकालनी है R। द रिजल्ट इज कैलकुलेटेड एज, जो रिजल्ट है, जो आखिरी जवाब है उसको किस तरह से लिखा जाएगा, R इज इक्वल टू 5.2 वोल्ट डिवाइडेड बाई 0.84 एम्पेयर, यानी वोल्टेज की कीमत को करंट की कीमत से तकसीम कर दिया, बराबर आ गया किसके, 6.19 ओहम्स। साथ ही लिख देंगे, ये तो जवाब जैसे आम हम जमा तफरीक ज़रब तकसीम के साथ जवाब लिखते हैं कि वो B को I से तकसीम किया तो 6.19 ओहम्स जवाब आ गया। साथ ही लिखेंगे विद परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ 8%, के फ़ीसद गैर यकीनियत साथ कितनी निकल आई, 8%। बाई राउंडिंग ऑफ दिस रिजल्ट, इस जवाब को मुख्तसर करके वी गेट एज, हम किस तरह से लिखेंगे, 6.2 ओहम्स, 6.2 ओहम लिखेंगे। ऊपर देखें ना, 6.19 है, 9 को हमने ड्रॉप किया, गिरा दिया, तो 9 को गिराया, 9 5 से ज़्यादा है, तो जो पीछे हिस्सा बचा है 1, उसमें 1 का इजाफा हो जाएगा, तो लिहाजा जो जवाब आएगा वो 6.2 ओहम आ जाएगा। लेकिन साथ जवाब के हम लिखेंगे कि 6.2 ओहम्स विद परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ 8%, जवाब लिखेंगे 6.2 ओहम्स विद परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ 8%। 6.2 ओहम जवाब है, लेकिन साथ गैर यकीनियत कितनी आई, फीसद गैर यकीनियत, वो 8%। फॉर पावर फैक्टर, कुव्वत नुमा वाली रकम के लिए, यानी कुव्वत नुमा वाली रकम के लिए हम किस तरह से गैर यकीनियत निकालते हैं, किस तरह से गैर यकीनी कैफियत का अंदाज़ा लगाते हैं। तो इन केस ऑफ पावर फैक्टर, कुव्वत नुमा वाली रकम की सूरत में वी मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी, हम फीसद गैर यकीनियत को ज़रब देते हैं किसके साथ, बाय द पावर, कुव्वत के साथ, यानी जो फीसद गैर यकीनियत है उसको रकम की कुव्वत के साथ ज़रब दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, इफ़ वी कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सफ़ियर, अगर हम किसी कुर्रे का हुजम मालूम करें बाय यूजिंग द फार्मूला, ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए, कुर्रा फुटबॉल वगैरह जैसी कोई चीज़ है, उसका हुजम मालूम करना है। हुजम का आपको पता है फार्मूला, V बराबर 4/3 पाई R क्यूब, V बराबर 4/3 पाई R की ताकत 3। तो द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन V इज इक्वल टू, यानी हुजम में जो फीसद गैर यकीनियत है वो कैसे निकलेगी, 3 मल्टीप्लाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस R, 3 को रदास में जो गैर यकीनियत आएगी उसके साथ ज़रब दे देंगे। आप देखें ना ऊपर वाला फार्मूला, V बराबर 4/3 पाई R क्यूब, इसमें 4, 3 और पाई ये तो हिस्से हैं, पाई की कीमत 22/7 है, और सिर्फ ताकत किसकी है, R की ताकत, R मुतगैर है यानी बदलने वाली रकम है। तो R की जो ताकत 3 है उसको फीसद गैर यकीनियत जो R में निकलेगी उसके साथ हम ज़रब दे देंगे। अगली स्लाइड की तरफ जाते हैं हम। इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज मेजर्ड एज 2.25 सेंटीमीटर बाय वर्नियर कैलिपर, अगर किसी कुर्रे का रदास वर्नियर कैलिपर से मापा गया है और वो आया है 2.25 सेंटीमीटर, विद लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, उस वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है, शुमार अव्वल है या कम तरीन शुमार है, वो है 0.01 सेंटीमीटर। देन द रेडियस विद एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.01 सेंटीमीटर इज
तब ये जो रदास है मुतलक गैर यकीनियत 0.01 सेंटीमीटर के साथ कितना होगा? R इज इक्वल टू 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, यानी R बराबर 2.25 जमा नफी 0.01 सेंटीमीटर। ये तो हमें पता है कि 2.25 सेंटीमीटर तो वर्नियर कैलिपर की मदद से हमने कुल पैमाइश मालूम की है, कुल रदास की कीमत है, और वर्नियर कैलिपर का शुमार अव्वल है, कम तरीन शुमार है 0.01 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कम तरीन शुमार ही मुतलक गैर यकीनियत की कीमत का तयन करता है। तो 2.25 में हम जमा नफी 0.01 सेंटीमीटर लिख देंगे, और 0.01 सेंटीमीटर मुतलक गैर यकीनियत है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर, आर में फीसद गैर यकीनियत कितनी होगी? ये 0.01 बटे 2.25। हमें पता है कि मुतलक गैर यकीनियत को या जो उसका कम तरीन शुमार है 0.01 उसको कुल कीमत से, कुल शुमार से, कुल पैमाइश से तकसीम कर देंगे, और 100 से ज़रब 100 से तकसीम जिस तरह पहले हम करते रहे हैं। तो ये आया 0.4%, यानी फीसद गैर यकीनियत की कीमत आई 0.4%। द टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वी, जो वॉल्यूम में हुजम में कुल फीसद गैर यकीनियत कितनी आएगी? पहले हम पढ़ चुके हैं कि उस ताकत के साथ हम ज़रब दे देंगे। तो v इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 0.4, यानी जो फीसद गैर यकीनियत आई है उसको r की जो ताकत है उसके साथ ज़रब दे दी। 3 ज़रब 0.4, ये बराबर आया 1.2%। 10 द वॉल्यूम इज, इस तरह जो हुजम निकलेगा वो कितना होगा? v बराबर 4/3 पाई r की 3, इसमें कीमतें दर्ज कर दी। 4/3 दर पाई की कीमत 3.14 होती है, और r की कीमत है 2.25। ये सारी कीमतें दर्ज करके जवाब निकाला है, जवाब आया 47.689। इसको मुख्तसर करके भी लिख सकते हैं हम, विद 1.2% अनसर्टेनिटी, और जवाब के साथ फिर फीसद गैर यकीनियत भी हम लिखेंगे। यही तो हम करना चाहते हैं कि इस कुर्रे का हुजम मालूम करना है और उस हुजम में फीसद गैर यकीनियत भी मालूम करनी है। हुजम की कीमत 47.689 क्यूबिक सेंटीमीटर या मुकाब सेंटीमीटर है, और विद 1.2% अनसर्टेनिटी, और उसके साथ जो फीसद गैर यकीनियत है वो 1.2% की है। For uncertainty in the average value of many measurements, बहुत सी पैमाइशों की औसत में गैर यकीनियत कैसे मालूम की जाती है? Uncertainty in the average value of many measurements, बहुत सी पैमाइशों की औसत में जो गैर यकीनियत है उसे हमने अब मालूम करना है। इसके लिए पहला नुक्ता ये है, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ मेजर्ड वैल्यूज़, जो पैमाइश करदा कीमतें हैं उनकी औसत मालूम करनी है। औसत जैसे आम तरीके से हम मालूम करते हैं, जितनी पैमाइश करदा कीमतें हैं 6 हैं, तो 6 रकमों को जमा करके 6 से तकसीम कर देंगे। नंबर 2, फाइंड द डेविएशन ऑफ ईच मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम द एवरेज वैल्यू, जो औसत कीमत हमने निकाली है उसकी हर कीमत के साथ उसका इन्हिराफ निकालना है, हर कीमत के साथ उसका फ़र्क निकालना है। मिसाल के तौर पर जो औसत आई है सब कीमतों की वो 10 है, और पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी कीमतें अलग अलग हैं। तो 10 में से पहली कीमत को मनफी कर देंगे या पहली कीमत में से 10 को मनफी कर देंगे तो वो इन्हिराफ आ जाएगा। इसी तरह दूसरी कीमत को भी 10 से मनफी कर देंगे या दूसरी कीमत से 10 को मनफी कर देंगे, वो इन्हिराफ आ जाएगा। इसी तरह 6 की 6 कीमतों का औसत के साथ हमने इन्हिराफ निकालना है। डेविएशन का मतलब इन्हिराफ, और यहाँ इससे मुराद है फ़र्क, यानी औसत का हर कीमत के साथ कितना फ़र्क है। तीसरी बात, द मीन डेविएशन इज़ अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू, जो हमने औसत कीमत निकाली है, जो इन्हिराफ शुदा कीमतें हैं, इन्हिराफ निकालने के बाद जो 6 की 6 कीमतें आई हैं उसकी जो औसत निकाली है वो हमें बताएगी कि औसत इन्हिराफ कितना है।
مین ڈیویشن، وہی پھر انسرٹینٹی ہوگی، وہی غیر یقینیت ہوگی۔ اس کو ہم بہتر طریقے سے اس مثال کے ذریعے سے سمجھیں گے۔ ان تینوں نکات کو ذہن میں رکھیں اور اس مثال کے ذریعے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مثال ہے فار ایگزامپل، مثال کے طور پر وی ٹیک 6 ریڈنگز آف دا مائکرومیٹر، ہم سکریو گیج سے یا مائکرومیٹر سے 6 ریڈنگز لیتے ہیں، 6 قیمتیں نکالتے ہیں۔ ٹو میئر دا ڈایامیٹر آف دا وائر ان ملی میٹرز، کسی تار کا قطر ملی میٹر میں معلوم کرنے کے لیے، کسی تار کا قطر ملی میٹر میں معلوم کرنے کے لیے ہم 6 قیمتیں لیتے ہیں مائکرومیٹر کی۔ پہلی قیمت 1.20، دوسری 1.22، 1.23، 1.19، 1.22 اور 1.21، 6 قیمتیں ہیں۔ اینڈ دیئر ایوریج، پہلا نقطہ جو ہے کہ فائنڈ دا ایوریج ویلیو آف میئرڈ ویلیوز، اب ان کی اوسط نکالی ہے، یہ میئرڈ ویلیوز ہیں، یہ نکالی گئی پیمائش کردہ قیمتیں ہیں، ان سب کو جمع کیا، 6 رقمیں ہیں، 6 سے تقسیم کیا تو اوسط آ گئی 1.21۔ فار دا انسرٹینٹی ان ٹائمنگ ایکسپیریمنٹس، وقت کے تجربات میں غیر یقینیت معلوم کرنا، یعنی وقت کے تجربات سے مراد ایسا تجربہ جس میں ہم کسی چیز کا وقت معلوم کرتے ہیں۔ دا انسرٹینٹی ان دا ٹائم پیریڈ آف اے وائبریٹنگ باڈی، مرتعش جسم کے دوری وقفے میں غیر یقینیت۔ دوری وقفہ کسی دور کو مکمل کرنے کے لیے، کسی تھرتھراہٹ کو مکمل کرنے کے لیے یا کسی ارتعاش کو مکمل کرنے کے لیے جو وقت درکار ہوتا ہے اسے ہم ٹائم پیریڈ کہتے ہیں اور اردو میں اسے دوری وقفہ کہتے ہیں۔ تو کسی مرتعش جسم کا دوری وقفہ، اس کے اندر ہم نے غیر یقینیت معلوم کرنی ہے۔ کس طرح؟ is found by dividing the least count of the timing device، جس آلے کے ساتھ ہم نے وہ دوری وقفہ معلوم کرنا ہے اس آلے کے لیسٹ کاؤنٹ کو ہم تقسیم کریں گے بائی نمبر آف وائبریشنز، ارتعاشات کی تعداد سے۔ فرض کریں لیسٹ کاؤنٹ 1 سیکنڈ ہے اور ارتعاش ہے ہمارے پاس 50، تو ہم 1 کو 50 سے تقسیم کریں گے تو وہ ہمیں غیر یقینیت مل جائے گی اس وقت میں جو ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی مثال کے اندر آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر دا ٹائم آف 30 وائبریشنز آف اے سمپل پینڈولم، سادہ پینڈولم میں 30 ارتعاشات کا جو وقت ہے، ریکارڈڈ بائی اسٹاپ واچ، ہم نے جو اسٹاپ واچ کے ذریعے ریکارڈ کیا ہے، نوٹ کیا ہے، ہیونگ لیسٹ کاؤنٹ 0.1 سیکنڈ، اور جو اسٹاپ واچ ہے اس کا لیسٹ کاؤنٹ۔ فار دا انسرٹینٹی ان ٹائمنگ ایکسپیریمنٹس، وقت کے تجربات میں غیر یقینیت معلوم کرنا، یعنی وقت کے تجربات سے مراد ایسا تجربہ جس میں ہم کسی چیز کا وقت معلوم کرتے ہیں۔ دا انسرٹینٹی ان دا ٹائم پیریڈ آف اے وائبریٹنگ باڈی، مرتعش جسم کے دوری وقفے میں غیر یقینیت۔ دوری وقفہ کسی دور کو مکمل کرنے کے لیے، کسی تھرتھراہٹ کو مکمل کرنے کے لیے یا کسی ارتعاش کو مکمل کرنے کے لیے جو وقت درکار ہوتا ہے اسے ہم ٹائم پیریڈ کہتے ہیں اور اردو میں اسے دوری وقفہ کہتے ہیں۔ تو کسی مرتعش جسم کا دوری وقفہ، اس کے اندر ہم نے غیر یقینیت معلوم کرنی ہے۔ کس طرح؟ is found by dividing the least count of the timing device، جس آلے کے ساتھ ہم نے وہ دوری وقفہ معلوم کرنا ہے اس آلے کے لیسٹ کاؤنٹ کو ہم تقسیم کریں گے بائی نمبر آف وائبریشنز، ارتعاشات کی تعداد سے۔ فرض کریں لیسٹ کاؤنٹ 1 سیکنڈ ہے اور ارتعاش ہے ہمارے پاس 50، تو ہم 1 کو 50 سے تقسیم کریں گے تو وہ ہمیں غیر یقینیت مل جائے گی اس وقت میں جو ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی مثال کے اندر آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر دا ٹائم آف 30 وائبریشنز آف اے سمپل پینڈولم، سادہ پینڈولم میں 30 ارتعاشات کا جو وقت ہے، ریکارڈڈ بائی اسٹاپ واچ، ہم نے جو اسٹاپ واچ کے ذریعے ریکارڈ کیا ہے، نوٹ کیا ہے، ہیونگ لیسٹ کاؤنٹ 0.1 سیکنڈ، اور جو اسٹاپ واچ ہے اس کا لیسٹ کاؤنٹ جو ہے وہ 0.1 سیکنڈ ہے، تو قیمت آئی ہے 54.6 سیکنڈز، یعنی 30 وائبریشنز کی 30 ارتعاشات کی
قیمت آئی ہے 54.6 سیکنڈ. کس چیز کے ساتھ معلوم کیا ہے ہم نے؟ سٹاپ واچ کے ساتھ، جس کا لیسٹ کاؤنٹ 1 سیکنڈ ہے. تب دا پیریڈ ٹی برابر 54.6/30، یعنی یہ تو ہو گیا 54.6 سیکنڈ، تو 30 ارتعاشات کا ٹائم تھا. تو ایک کا ٹائم نکالنا ہے، ایک ارتعاش کا، ایک دور کا، ایک تھر تھراہٹ کا جو ٹائم نکالنا ہے، وہ ہم نے 30 کا جو وقت ہے اس کو 30 سے تقسیم کر دینا ہے. یعنی 54.6 کو 30 سے تقسیم کیا تو 1.82 سیکنڈ ایک ارتعاش کا وقت آیا. ود انسرٹینٹی، اس میں غیر یقینیت کتنی آئی؟ غیر یقینیت جیسے کہ ہم نے پہلے کہا کہ معلوم کرنی ہے لیسٹ کاؤنٹ کو کل ارتعاشات سے تقسیم کر کے. تو یہ 1.1 کو 30 سے تقسیم کیا تو یہ آیا 0.003 سیکنڈ. اب جواب کو ہم اسی طرح سے لکھیں گے جس طرح سے پہلی مثالوں میں ہم لکھتے رہے ہیں، پہلے سوالوں میں ہم لکھتے رہے ہیں. Thus the time period T is written as، جو ٹائم پیریڈ T ہے وہ کس طرح سے لکھا جائے گا؟ 1.82 جمع نفی 0.003 سیکنڈ. یعنی 1.82 تو ایک ارتعاش کا وقت ہے، اور ایک ارتعاش کے وقت میں جو غیر یقینیت ہے وہ 0.003 سیکنڈ ہے. تو جواب کو ہم اس طرح سے لکھیں گے. It is notable that we should count a large number of swings to reduce timing uncertainty. یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ ہمیں بہت سارے جو ارتعاشات مکمل کرنے ہیں ٹو ریڈیوس ٹائمنگ انسرٹینٹی، کہ وقت کے اندر جو غیر یقینیت ہے اسے کم سے کم کرنے کے لیے ہم نے بہت سارے جھولے جھولنے ہیں. سادہ پینڈولم کیا ہے؟ یہ ایک جھولا ہے جو بچے جھولتے ہیں، اور سوئنگز کا مطلب ہے جھولوں کی تعداد. بچے کہتے ہیں نا کہ میں 2 جھولے لوں گا، میں 10 جھولے لوں گا. پنجابی میں جھوٹے کہتے ہیں. کوئی بچہ کہتا ہے میں 10 جھوٹے لوں گا، کوئی کہتا ہے 4 لوں گا. تو یہ سوئنگز ہیں جھوٹے. ہم اردو میں اسے کہہ سکتے ہیں دور. یعنی ایک جگہ سے شروع ہوا ہے پھر جھولتا ہوا اسی جگہ پر آ گیا ہے تو ہم کہیں گے ایک سوئنگ، ایک جھولا مکمل ہوا ہے. تو یہ وہی جھولے ہیں. جتنے جھولے زیادہ ہوں گے اس کی ہم اوسط نکالیں گے تو اتنا ہی ہمیں ٹائم جو ہے وہ صحیح نکل آئے گا. اس میں غلطی کا امکان کم ہوگا، اس کے اندر غیر یقینیت کم ہوگی. غیر یقینیت کیا چیز ہے؟ غلطی ہے. جب ہم نے بہت سارے جھولے لیے ہیں اور ان کا ٹائم نوٹ کیا ہے، 50 لیے ہیں، تو 50 کے وقت کو 50 سے تقسیم کر دیں گے تو ایک جھولے کا وقت آ جائے گا. تو جتنے جھولے زیادہ ہوں گے اتنا ہی غیر یقینیت کم ہوگی، اتنی ہی ہماری ریڈنگ جو ہے وہ زیادہ صحیح ہوگی. تفہیم الاصطلاحات، اس پورے عنوان کے تحت جو اہم اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں ان کے معنی اس طرح سے ہیں. اسیسمنٹ کا مطلب اندازہ یا تخمینہ.